नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इंडियन स्पूकी नाइट्स हॉरर यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ध्रुव कादयान। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज से हम नई सीरीज का तीसरा एपिसोड है, जिसमें हम उन सबको बुलाएंगे जिनके साथ ये सारी घटनाएं सच में घटी हैं। क्योंकि एक बार को मैं आपको कहानी सुनाता हूं तो शायद आपको असली ना लगे, और मैं दावा करता हूं आपको हमारे चैनल पे सारी रियल हॉरर स्टोरीज ही सुनने को मिलेगी। तो मैं आपसे आशा करता हूं आप वीडियो को पूरा देखेंगे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुकेश की। तो चलिए अब यह कहानी मुकेश से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होगा। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत मजा आएगा। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वह मेरे जीवन में हुई एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में रहने वाले लोगों में या फिर शहर में रहने वाले लोगों में बाप की संपत्ति को लेकर भाइयों के बीच लड़ाई होती है। ये चीज हर परिवार में लगभग देखने को मिलती है, चाहे वह कोई गांव का परिवार हो या शहर का। लेकिन गांव और शहर की परिवार की लड़ाई में एक अंतर होता है। शहर में अगर संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई लड़ाई होती है तो उसे कानूनी रूप से हल कर लिया जाता है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। वहां बाप की संपत्ति को लेकर भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। कभी कभी एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही बात रहती है कि अगर किसी तरह से मैं इसको अपने रास्ते से हटा दूं तो मेरे बाप की सारी संपत्ति मेरे नाम हो जाएगी। यही सोचकर वह अपने ही भाई को दुश्मन की नजरों से देखने लगता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। लेकिन उस घटना के बाद हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से मेरे साथ वह डरावनी घटना घटी। अगर हमारे घर में वह बंटवारे की लड़ाई नहीं होती तो शायद मेरे साथ वह भयंकर और डरावनी घटना कभी भी नहीं होती। दरअसल हमारे घर में मेरे दादाजी के 3 बेटे थे, जिनमें मेरे पिताजी सबसे छोटे थे। जो बड़े थे वे मेरे 2 ताऊजी थे। उनकी पत्नियां, जो मेरी ताईजी थीं, दोनों सगी बहनें थीं। इसी वजह से वे दोनों भाई हमेशा एक तरफ रहते थे। घर में अगर कोई भी बात होती थी तो वे दोनों मिलकर हमेशा मेरे पिताजी का हर बात पर विरोध करते थे। चूंकि मेरे पिताजी सबसे छोटे थे और वे बड़े थे, इसलिए वे उनका मान सम्मान भी करते थे। लेकिन जब उन लोगों ने अपनी हद पार करना शुरू कर दिया तो मेरी मम्मी ने बोलना शुरू कर दिया। जब घर में लड़ाई बढ़ने लगी तो मेरे दादाजी ने हम लोगों को अलग अलग कर दिया और संपत्ति का 3 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। मेरे दादाजी की कुछ जमीन गांव के करीब थी और एक हिस्सा गांव से बाहर श्मशान घाट के पास था। मेरे दोनों ताऊजी श्मशान घाट के पास वाली जमीन लेने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने दादाजी को भावनात्मक रूप से मजबूर कर दिया कि अगर उन्हें वह जमीन दी गई तो वे जहर खा लेंगे। दादाजी ने मजबूरी में वह जमीन मेरे पिताजी को दे दी। संपत्ति के बंटवारे के बाद वे लोग हमसे गांव में घर छोड़ने की लड़ाई करने लगे और कहने लगे कि अब हमें श्मशान घाट के पास जाकर अपना नया घर बनाना चाहिए। मेरे पिताजी ने तय कर लिया कि अब हम उसी जमीन पर घर बनाएंगे। लेकिन जब उन्होंने इस बारे में मेरी मम्मी से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मम्मी ने कहा कि हम श्मशान घाट के पास घर नहीं बनाएंगे, चाहे कहीं और रहना पड़े। पिताजी ने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि कहीं और किराए पर घर ले सकें। मेरे पिताजी के कहने पर मेरी मम्मी ने कहा कि उन्हें टूटे फूटे घर में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने सुना था कि श्मशान घाट के पास रात में डरावनी आत्माओं का बसेरा रहता है। वहां रहना बहुत डरावना हो सकता है। पिताजी ने कहा कि थोड़े दिनों की दिक्कत रहेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जब ताऊजी लोग ज्यादा लड़ाई करने लगे
तो मेरी मम्मी भी मान गई और हमने श्मशान घाट के पास अपना घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में हमारा घर बनकर तैयार हो गया। पिताजी ने जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा श्मशान घाट के बगल में वह घर बनाने की कोशिश की थी। अब हम वहीं पर रहने लगे थे। पहली रात जब हम उस घर में रहे तो हम तीनों में से किसी को भी नींद नहीं आई। पूरी रात हम बैठकर बातें ही करते रहे, क्योंकि जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी श्मशान घाट की तरफ से कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं। उन आवाजों की वजह से मैं बहुत डर गया था। पहली रात तो हमने जैसे तैसे निकाल ली थी। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी जमीन से श्मशान घाट की दूरी करीब 20 से 25 कदम थी। श्मशान घाट और हमारी जमीन के बीच सिर्फ 2 जमीन के टुकड़े थे, जिन्हें पार करने में हमें 20 से 25 कदम ही लगते थे। श्मशान घाट के इतना करीब घर बनाकर हमें थोड़ा पछतावा हो रहा था, लेकिन अब हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते थे। पिताजी ने कहा था कि वह जितना जल्दी हो सके पैसे इकट्ठा करके किसी और जगह पर जमीन लेकर मकान बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम पूरी जिंदगी वहां नहीं रह सकते थे। हमें अंदाजा नहीं था कि हम वहां 2-3 साल रह पाएंगे। दरअसल हम वहां 2-3 महीने भी नहीं रह सके और इन महीनों में ही हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारे घर पर कुछ पशु भी थे जिनके लिए मम्मी को दिन में चारा लाने जाना पड़ता था। एक दिन मेरी मम्मी सुबह सुबह नहा धोकर चारा लाने गईं। अगर कोई गांव से यह कहानी सुन रहा है तो वह सोच सकता है कि गांव की महिलाएं पशुओं का चारा लाने के बाद ही नहाती हैं, क्योंकि उसमें मेहनत होती है और वे पसीने में भीग जाती हैं। लेकिन उस दिन मम्मी को कहीं जाना था, इसलिए वे जल्दी नहाकर चारा लाने गईं। मम्मी को काम की इतनी जल्दी थी कि वे नहाने के बाद बाल बनाना भूल गईं और खुले बालों में ही चारा लाने निकल गईं। जिस तरफ मम्मी चारा लाने जाती थीं, वहां जाने के लिए श्मशान घाट के बगल से होकर गुजरना पड़ता था। श्मशान घाट के चारों तरफ न कोई दीवार थी, न ही कुछ और। वह एक खाली जमीन के टुकड़े की तरह खुला पड़ा था। बस जिस जगह पर चिता जलाई जाती थी उसके ऊपर लोहे की कुछ छत बनी हुई थी और उसी के बगल से होकर गांव के लोग अक्सर श्मशान घाट के पास से गुजरते थे। उस दिन मेरी मम्मी भी नहाने के बाद खुले बालों के साथ उस तरफ से चली गईं। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमने इस तरीके से उन्हें चारा लाने भेजकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि घर पर आने के बाद मम्मी सीधा रसोई में गईं और जो कुछ भी खाने के लिए मिला उसे निकालकर अजीब तरीके से खाने लगीं। उन्हें इस तरह खाते देख पहले तो हम सोचते हैं कि शायद उन्हें बहुत भूख लगी है, इसीलिए वे चारा लाने के बजाय बीच रास्ते से ही वापस आ गईं। लेकिन जिस तरीके से वे खा रही थीं उसे देखकर पापा और मैं एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रहे थे और सोच रहे थे कि मम्मी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। रसोई में जो कुछ भी था उसे खाने के बाद मम्मी सीधे कमरे में जाकर सो गईं। काफी समय हो चुका था और पापा को भी काम से बाहर जाना था, इसलिए पापा मम्मी को उठाने के लिए कमरे में गए। पापा ने मम्मी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे आज पूरे दिन सोती रहोगी क्या? तुम्हें याद नहीं है कि हमें काम से बाहर जाना है? पापा के इतना कहते ही मम्मी अचानक मेंढक की तरह उछलते हुए पापा के सामने खड़ी हो गईं और पापा को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। दरवाजे पर गिरने की आवाज से मैं भी भागकर मम्मी पापा के कमरे की तरफ जाता हूं और देखता हूं कि मम्मी पापा के सामने तमतमाई हुई खड़ी हैं और पापा ने अपना एक हाथ अपने गाल पर रखा हुआ है और मम्मी को अजीब तरीके से देख रहे हैं। अभी मैं वहां पहुंचा ही था कि अचानक से मम्मी मुझसे कहती हैं, ले जा तेरे इस बाप को यहां से और इसे कह दे कि दोबारा मुझे परेशान ना करे, वरना इसका वह हाल करूंगी कि यह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। ये कहकर वे फिर से सो जाती हैं। उसके बाद मैं पापा को वहां से उठाता हूं और बाहर ले आता हूं। बाहर लाने के बाद पापा मुझसे कहते हैं, तेरी मम्मी को पक्का कुछ हो गया है, वरना उसने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। मैं पापा से कहता हूं, शायद उनकी तबीयत खराब है, हो सकता है वह थकी हुई हों और इसी बीच आपने उन्हें जगा दिया तो उन्हें गुस्सा आ गया होगा। लेकिन पापा समझ रहे थे कि कुछ गड़बड़ है और उन्हें समझने में थोड़ी देर हो गई थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वह और भी ज्यादा भयानक था। क्योंकि सुबह से खाना नहीं बना था और मम्मी भी कमरे में सोई हुई थीं, इसलिए पापा और मैं रसोई में खाना बनाने लगे। अभी हम लोग खाना बनाकर उठने ही वाले थे कि अचानक मम्मी रसोई में आती हैं।
और जो भी रोटियां बनी थीं उन सभी 10-15 रोटियों को उठाकर कमरे में ले जाती हैं और वहां बैठकर खाने लगती हैं। ये देखकर हमें यकीन हो गया कि यह सब मम्मी अपने मन से नहीं कर रही हैं, बल्कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और कोई और ही उनके शरीर को कंट्रोल कर रहा है। पापा को एहसास हो गया था कि यह सब तब से हो रहा है जब मम्मी चारा लाने गई थीं। उस दिन हम फिर से खाना बनाकर खा लेते हैं और शाम का खाना भी बनाते हैं, पर शाम को भी वही होता है जिससे हमें फिर से खाना बनाना पड़ता है। अब जो मैं बताने वाला हूं उसे सुनने के लिए दिल को थोड़ा थाम कर बैठना, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा डरावना है। दिन ढलने के बाद रात हो जाती है और मम्मी अब भी कमरे में सो रही थीं। पापा में अब हिम्मत नहीं थी कि वे कमरे में जाकर मम्मी के पास सोएं, इसलिए हम दोनों घर के बाहर आंगन में चारपाई डालकर सो जाते हैं। हम रात के लगभग 10 बजे सोए थे और कुछ देर बाद हमें नींद आ गई थी। हम गहरी नींद में थे, लेकिन तभी अचानक किसी चीज की आवाज से मेरी नींद खुल गई। खुलती है और वह आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि उसी कमरे के लोहे के दरवाजे की थी जिस कमरे में मेरी मम्मी सोई हुई थी। हमारे घर में जितने भी कमरे थे उन सभी में पापा ने लोहे के दरवाजे ही डलवाए थे। इसी वजह से अब मुझे उस लोहे के दरवाजे की आवाज सुनाई दी और मेरी नींद खुल गई। मेरे साथ साथ ही शायद पापा की भी नींद खुल गई थी, लेकिन उस वक्त हम दोनों वैसे ही पड़े रहे क्योंकि हमें किसी अनहोनी का अंदेशा हो गया था। अभी हम लोग चारपाई पर लेटे हुए ही थे कि तभी हमारी चारपाई के बगल से कोई जानवर जैसी चीज चलती हुई जाती है। वह अपने 4 पैरों पर चलकर हमारे घर से बाहर जा रही थी। हमने अपनी गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा और हमारी सांसें थम गईं, क्योंकि वह कोई जानवर नहीं बल्कि मेरी मम्मी थीं। वे किसी मकड़ी की तरह अजीब तरीके से अपने हाथ और पैरों के बल चल रही थीं। उनकी पीठ उल्टी थी, लेकिन गर्दन पूरी मुड़कर सामने की तरफ सीधी थी। वे इतनी तेज गति से चल रही थीं कि कोई सामान्य इंसान उस तरीके से चलने की कोशिश भी करे तो इतना तेज नहीं चल सकता। लेकिन उस वक्त वह मेरी मम्मी नहीं बल्कि कुछ और ही थीं। अब वो चीज हम लोगों के काफी ज्यादा करीब आकर अजीब तरीके से किसी इंसान की तरह अपने आगे वाले 2 पंजों को ऊपर उठाकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। हमारे सामने खड़ी होकर वे अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती हैं। उस वक्त उनकी वह मुस्कुराहट हमें इतनी डरावनी लग रही थी कि मुझ में तो उनकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर भी पता नहीं क्यों मैं उनकी तरफ देखता ही जा रहा था। उस वक्त उन्होंने पहली बार अजीब तरीके से एक बहुत भारी और डरावनी आवाज में हमसे कहा, तुम लोगों ने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम न तो जिंदा रहोगे और न ही मरोगे, बल्कि मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगे। तुम लोगों ने यहां घर बनाकर हमारी दुनिया में बहुत बड़ी दखलंदाजी कर दी है। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। शायद उस वक्त तक हम लोग वहां आकर घर बनाने की कीमत चुका चुके थे, क्योंकि आगे जो हमें पता चलने वाला था वह हमारे लिए बिल्कुल झकझोर देने वाला था। हमसे ये सब कहने के बाद वह चुड़ैल की तरह दिख रही औरत अजीब तरीके से चिल्लाते हुए कहने लगी, सुगंधा सिर्फ मेरी है, उसको मैं हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि मुझको एक सहेली की जरूरत है और मेरे साथ समय बिताने वाली कोई भी नहीं है। इसी वजह से मैं सुगंधा को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं कि सुगंधा मेरी मम्मी का नाम था और वह चुड़ैल की तरह दिख रही औरत मेरी मम्मी के बारे में ही बात कर रही थी। अब यह चीज सुनते ही मेरे पापा अजीब तरीके से हिलते हुए रोने को हो जाते हैं और उस वक्त वह सिर्फ इतना ही कर पाते हैं कि उस चुड़ैल की तरह दिख रही औरत के सामने हाथ जोड़कर अजीब तरीके से हिलने लगते हैं। शायद उस वक्त वह मेरी मम्मी को छोड़ देने की उसके सामने विनती कर रहे थे, लेकिन तभी वह वहां से किसी हवा के झोंके की तरह गायब हो जाती है और उसके गायब होने के बाद मेरे पापा मुझसे कहते हैं कि हम लोगों को अभी और इसी वक्त यहां से निकल जाना चाहिए। जो कुछ भी होगा हम लोग सुबह देख लेंगे। लेकिन तभी मैं मेरे पापा से कहता हूं कि पापा, आप कैसी बात कर रहे हो? मम्मी अभी अंदर शमशान घाट में गई है, वहां पर उनके साथ कुछ भी हो सकता, हमको उनको बचा कर लाना होगा। तभी मेरे पापा मुझसे कहते हैं कि तू पागल हो गया है क्या? रात का 1 बज रहा है
और ये वक्त इन डरावनी आत्माओं का ही है। इस वक्त उनकी शक्तियां इतनी ज्यादा ताकतवर हैं कि हम नॉर्मल से इंसान इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उस वक्त मुझे मेरे पापा जिंदगी में पहली बार सच में सबसे ज्यादा फड़ू नजर आए थे, क्योंकि उनको देखकर मैं यह सोच रहा था कि यह कैसा इंसान है, इसको अपनी घरवाली की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन उस वक्त शायद उनका कहना भी ठीक था, क्योंकि उनको शायद इस चीज का अंदाजा हो गया था कि उन्होंने मेरी मम्मी को खो दिया है। अगर किस्मत में वह होंगी तो शायद मिल जाएगी, पर वह मुझको भी नहीं खोना चाहते थे। इसी वजह से उस वक्त उन्होंने मुझको वहां से निकाला और सीधा घर पर ले आए। लेकिन घर पर लाने के बाद भी हम लोगों की आज शमशान घाट की तरफ से बहुत ही अजीब अजीब तरह की आवाज आ रही थी, और वह आवाज किसी औरत की ही थी, जैसे कि कोई औरत दर्द में चिल्ला रही हो। लेकिन वह रात हम लोगों ने जैसे तैसे निकाली, और सुबह के 5-8 बजते ही मेरे पापा मुझको लेकर दौड़ते हुए हमारे गांव वाले घर की तरफ गए, और तब तक मेरे दादाजी भी उठ चुके थे। वहां जाने के बाद उन्होंने पूरी बात दादाजी को बताई। धीरे धीरे यह बात गांव में आग की तरफ फैल गई, और उसके बाद हमारे गांव वाले घर पर लोगों की एक भीड़ इकट्ठा हो गई। अब मेरे पापा दादाजी के सामने फूट फूट कर रो रहे थे और उनको सारी बात बता रहे थे, जिसके बाद गांव के कुछ लोग मेरे पापा के साथ उस शमशान घाट की तरफ आते हैं। उस वक्त मेरे दादाजी और मेरे दोनों ताऊ जी भी हमारे साथ थे। जैसे ही हम लोग शमशान घाट की तरफ आ रहे थे तो हम लोगों को दूर से ही शमशान घाट में जो बड़ा सा बरगद का पेड़ था, उसके ऊपर कई सारे चील कौवे उड़ते हुए नजर आ रहे थे। उस वक्त वो उस बरगद के पेड़ के ऊपर ही गोल गोल उड़ रहे थे। उनको उड़ता हुआ देखकर शायद मेरे दादाजी को किसी चीज का अंदेशा हो गया था। इसी वजह से उन्होंने अपने चलने की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया था। अब जैसे ही हम लोग स्मशान घाट में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर मैं तो वहीं पर धड़ाम से घुटनों के बल गिर गया था, क्योंकि उस वक्त जो मैंने मेरी आंखों के सामने देखा था, उसको देखते ही मेरे पूरे शरीर की हिम्मत निकल चुकी थी, और उस वक्त मेरे में खड़ा रहने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सामने का जो नजारा था वह सच में मेरे लिए काफी ज्यादा झकझोर देने वाला था। उस चीज को देखते ही मैं फूट फूट कर रोने लगता हूं, क्योंकि उस वक्त मुझे मेरी आंखों के सामने उस शमशान घाट वाले बरगद के पेड़ पर मेरी मम्मी फांसी के बल लटकी हुई दिखाई दे रही थी। उस वक्त वह उस बरगद के पेड़ पर फांसी के फंदे से इतनी ज्यादा ऊपर लटकी हुई थी कि अगर 3 लोग भी एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाएं तो भी उनके पैरों तक नहीं पहुंच सकते थे। और जिस चीज से उन्होंने फांसी लगा रखी थी वह कोई कपड़ा नहीं था, बल्कि उस बरगद के पेड़ की टहनियां ही थीं, जो कि उस वक्त उनके गले में बुरी तरीके से लिपटी हुई थीं। उस चीज को देखकर गांव वालों ने कहा कि उसने खुद से तो अपने आप को फांसी नहीं लगाई है, बल्कि इसको किसी ने मारकर यहां पर लटका दिया है, या फिर इस तरीके से फांसी के फंदे पर लटकाने की वजह से ये मर गई हैं। लेकिन उस वक्त तक मेरी मम्मी का शरीर पूरी तरीके से नीला पड़ चुका था, और जिस जगह पर वह लटकी हुई थी उसके नीचे दिन मैंने अपनी माँ को खोया था, लेकिन उसी दिन से हम लोगों ने उस शमशान घाट के बगल वाले घर में रहना छोड़ दिया था। और यह चीज होने के बाद तो शायद मेरे दोनों ताऊ जी थे, उनका भी थोड़ा दिल पिघल गया था। इसी वजह से उन लोगों ने हमको हमारे गांव वाले घर में रहने की इजाजत दे दी थी। लेकिन अब गांव वाले घर में रहने का क्या फायदा था, क्योंकि वहां पर तो मुझे मेरी मां नजर ही नहीं आती थी। लेकिन उस घटना के होने के बाद कुछ ही महीनों में मैंने और मेरे पिताजी ने हमारा वह गांव छोड़ दिया था, और हम लोग शहर में आकर रहने लग गए थे। अब हम दोनों बाप बेटे यहीं पर रहते हैं और यहीं पर कमाते हैं। लेकिन जब कभी भी हम गांव में किसी काम से जाते हैं तो गांव की उस सड़क से गांव के अंदर जाते हुए हमें दूर से ही शमशान घाट के बगल में हमारा बनाया हुआ वह घर दिखाई देता है, जो कि अब परी तरीके से खंडहर में बदल चुका है। और उस घर के बगल में ही मुझे कई बार मेरी मम्मी खड़ी हुई दिखाई देती हैं, जो कि मुझे शायद किसी मदद के लिए हर वक्त पुकार रही होती है। लेकिन जैसे ही मैं कुछ पल के लिए उस तरफ देखता हूं तो वह वहां से अचानक से गायब हो जाती है। यह चीज होते ही मैं वहां पर फूट फूट कर रोने लगता हूं। आज भी मेरे साथ वैसा लगातार हो रहा है।
लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।